भोजपुरी में एक कहावत है कि वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम है। ऐसा लगता है कि इसी लाइन को भारत की सरकार, अमित शाह के पुत्र जय शाह और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दिमाग में उतार लिया है और जोर जोर से सब मिल के चिल्ला रहे हैं कि सैनिक मरे चाहे आम जनता, हमको तो पैसा से काम है। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होने वाला है, यानी हम बहुत जल्द उस देश के साथ मैच खेलेंगे, तालियां बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, हो हल्ला करेंगे, सीटी बजाएंगे, जिस देश ने हमारे 26 बेगुनाह नागरिकों को मार दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस देश ने हमारे कम से कम 10 जवानों को शहीद कर दिया। इसके बाद कई दर्जन को घायल कर दिया और 1 दर्जन से ज़्यादा अन्य लोगों को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार दिया, यानी बहुतों की जिंदगी तबाह की, 140 करोड़ के देश को डिस्टर्ब किया। कुल मिलाकर दुश्मन देश के साथ हम क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए हैं और खेलने जा रहे हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं और बार बार ये सवाल उठ चुका है कि अमित शाह के बेटे को और क्रिकेट चलाने वाली संस्था को केवल पैसे से मतलब है, यानी मोदी सत्ता को खाली पैसा से मतलब है। उससे देश या देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हीं भावनाओं का कथित दुरुपयोग करते हुए पैसा कमाना है। क्योंकि भारत पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा से बहुप्रतीक्षित रहता है, यानी इसमें ज़्यादा सट्टा भी लगता होगा, ज़्यादा सट्टेबाजी यानी ज़्यादा पैसा। परंतु सवाल यह है कि क्या कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए देश की साख और देश की भावनाओं को इस तरह से दांव पर लगा सकते हैं? और जब लोग इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपने आप में अमृत काल का प्रमाण है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने क्रिकेट मैच को रोकने की याचिका पर जो कहा वो ढेर सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की राजभक्ति टेस्ट कर रहा था, उसकी ताकत अमित शाह के बेटे की देशभक्ति टेस्ट करने में खत्म क्यों हो जाती है। आज इसी मामले पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या अदालतों में बैठे लोगों को जज लोया की याद आ जाती है, आखिर क्या वजह है। अभी तो पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले और ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए परिवारजनों के आंसू भी नहीं सूखे होंगे और नेताजी का बेटा चला है क्रिकेट खिलवाने, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहा है वो सच में कल्पना से परे। एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा, मसला बड़ा महत्वपूर्ण है, शर्मनाक है, चिंताजनक भी है। उधर केंचुआ के ज्ञानेश कुमार एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर देखते जाइए ज्ञानेश कुमार को कितने बोलने पड़ते हैं। इसी बीच साहब ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अब तक चीन और अमेरिका का नाम लेने से डरते हुए नजर आते थे और अब एक और देश लिस्ट में जुड़ता हुआ दिख रहा है। पूरी कहानी पर बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात कर पाते हैं जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी मामले पर चर्चा करने से पहले आपके साथ एक बेहद दुखद समाचार साझा करना चाहता हूं। आप अक्सर सुनते होंगे हमारी वीडियो में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था का नाम लिया जाता है, यानी ADR, और इस नाम के साथ चर्चा होती है स्वर्गीय श्री जगदीप छोकर जी की। जी हाँ, पहली बार उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगाना पड़ रहा है और आगे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज ही इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 81 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। जिस दौर में भारतीय लोकतंत्र संभवतः सबसे संकटग्रस्त स्थिति में है, जहां चुनाव को लेकर हर दिन सवाल उठ रहे हैं और जिस दौर में सवालों की संख्या सबसे ज्यादा है, इस दौर में चुनाव सुधारों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ने वाले जगदीप छोकर अब नहीं रहे। अभी बिहार SIR को लेकर भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया, लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, यानी शायद ही कोई बड़ी चुनावी गड़बड़ी होगी जिस पर इन्होंने एक्शन न लिया हो। अपने करियर की शुरुआत में इन्होंने भारतीय रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम किया, बाद में IIM अहमदाबाद में प्रोफेसर रहे, अन्य कई पदों को संभाला और रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए, यानी भारत के लिए, यानी आपके लिए सक्रिय हो गए। यानी अपनी जिंदगी के आखिर के 25 साल इन्होंने केवल और केवल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने, यानी चुनाव में सुधार के लिए लगाया। और आज सुबह 3:30 बजे के आसपास दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। स्वर्गीय जगदीप छोकर जी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह संस्थापक थे और उन्होंने हम सब के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। लोकतंत्र की लड़ाई को जारी रखना है और उसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए आवाज उठाते रहना है। ईश्वर जगदीप छोकर साहब की आत्मा को शांति दे। उम्मीद है भारत की जनता इनके परिश्रम और योगदान को समझेगी, अपने वर्तमान और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोकतंत्र की और चुनावी सुधारों की लड़ाई को जारी रखेगी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। एक होता है निष्पक्ष होना, दूसरा होता है निष्पक्ष दिखना। यानी कभी कभी कुछ लोग निष्पक्ष होते नहीं हैं, मगर कम से कम
दिखावा तो कर देते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कर रहा है, इसका फैसला आप दर्शक करिएगा। अभी हाल ही में आपने देखा था जब राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारतीय जमीन कब्जाने को लेकर कुछ टिप्पणियां की, सवाल किया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता वो बोल गए जो उनके अधिकार में नहीं था, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, यानी जुडिशियल ओवररीच कर गए, यानी उन्होंने न्यायिक अतिक्रमण कर दिया और कहने लगे कि यदि राहुल गांधी सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते। यानी राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जाने की बात कही, सवाल उठाया, इसका मतलब कि वो सच्चे भारतीय नहीं है। अब आप दर्शक बताइए, क्या भारत के इतिहास में आपने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसी किसी भी बात को किसी नेता के बारे में सुना था? ये वही लाइन है जो दिन रात भाजपा IT सेल के गुर्गे लिखते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है। हमने उस वक्त भी सवाल किया था कि क्या दीपांकर दत्ता साहब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी हैं, और यदि भीतर से हैं भी तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में कुर्सी पर बैठे रहने के दौरान उसे भूल जाना चाहिए था। परंतु नहीं, जो भीतर कूट कूट के भरा होता है वो कभी कभी छलक के बाहर आ ही जाता है और आ गया। समझने वाली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है और किसी भी नागरिक की जिम्मेदारी क्या है। एक लोकतंत्र में यही ना कि वो सत्ता से सवाल करे, देश की समस्याओं को उठाए, खतरों से आगाह करे, सरकार की लापरवाहियों को उजागर करे, आलोचना करे, और ये सब करने से लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त की, एक नागरिक की यही जिम्मेदारी है, उसको यही करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप किसी भी पार्टी के, किसी भी नेता के, किसी भी विचारधारा के समर्थक हों, मगर वोट देने के बाद और सरकार बनने के बाद आप सत्ता के आलोचक बन जाइए, तभी आप असल में नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वरना खाली राजनीतिक चिंटू बनकर रह जाएंगे। सरकारों को जवाबदेह बनाना जरूरी होता है और राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सांसद के तौर पर जो करना चाहिए था वही सवाल तो किया। सवाल यह भी है कि खुद लद्दाख के लोग लगातार यह आरोप लगाते हैं कि चीन ने हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कई बार 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन के कब्जे की बात आई और जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्या आप वहां पर थे? वैसे पलट के सवाल किया जाना चाहिए था कि जज साहब, चीन ने कब्जा नहीं किया है, क्या आप वहां पर थे? देखे हैं दीपांकर दत्ता जी? और नहीं देखे हैं तो कुछ लोगों को भेजकर पता करवा लेते, वो भी देखकर आपको बता देते कि कब्जा है कि नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स तो उसको लेकर सामने आई हैं और हमने बार बार आपको दिखाया भी है। और फिर जब वही चीनी कब्जा दिखाने के लिए सोनम वांगचुक सैकड़ों लोगों के साथ वहां जाना चाहते थे तो भाजपाई सिस्टम ने उन सबको पुलिस के दम पर क्यों रोक दिया? क्या छुपाना था? यानी कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि एक नागरिक, एक नेता प्रतिपक्ष और एक जिम्मेदार सांसद का काम करते हुए जब राहुल गांधी ने चीन के अवैध अतिक्रमण पर सवाल उठाया तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज उनकी देशभक्ति जांचने लगे, उस राहुल गांधी की देशभक्ति टेस्ट करने लगे जिनके खानदान की पिछली 2 पीढ़ियां इस देश के लिए अपना परम बलिदान दे चुकी हैं। बहरहाल, यदि सच बात बोलने के लिए और सवाल उठाने के लिए किसी की राष्ट्रभक्ति यानी नेता प्रतिपक्ष की राष्ट्रभक्ति की जांच हो सकती है तो अभी जो क्रिकेट वाला मसला है, क्या इसमें अमित शाह के बेटे की राष्ट्रभक्ति की जांच वही सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था? 4-5 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना हुई, हमारे 26 लोगों की नृशंस हत्या की गई, कथित रूप से धर्म पूछकर मारा गया। इसके बाद नफरती चिंटू लग गए पूरे देश में नफरत फैलाने में। फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमारे कथित रूप से 10 जवान शहीद हुए, दर्जन भर से ज्यादा सामान्य नागरिकों की मौत हुई, कई दर्जन घायल हुए। पहलगाम घटना के बाद न जाने कितने कश्मीरियों को पुलिस की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। देश भर में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की खबरें आई, उन्हें वापस भगाया जाने लगा, हमले हुए, कश्मीरी व्यापारियों के साथ भेदभाव हुआ, उनका आर्थिक बायकॉट शुरू हो गया। यानी जिस कथित पाकिस्तानी साजिश के कारण भारत ही भारत के खिलाफ लड़ने लगा था, उसी साजिशकर्ता पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए। जम्मू कश्मीर से सांसद रूहुल्लाह मेहंदी ने संसद में कहा था कि जब भी आतंकवादी हमला होता है तो हम आतंकवादियों से लड़ने की बजाय, पाकिस्तान से लड़ने की बजाय अपने ही कश्मीर से लड़ने लगते हैं। मगर देखिए, इस दुश्मन देश के साथ अब हम क्रिकेट खेलने को भी तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर आएंगे, मगर उससे पहले मैं आप दर्शकों को कुछ नाम याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले इन तस्वीरों को अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए। इन्होंने अपना परम बलिदान दिया। किसके लिए? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए या अमित शाह के बेटे का धंधा चलाने के लिए? आखिर दुश्मन देश से क्रिकेट खेलने के बाद किसका लाभ होने वाला है? जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कहती है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होगी, वो लोग क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? सोचिए, इन शहीदों के परिवारजन जब देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं, मौज मस्ती चल रही है, मनोरंजन चल रहा है, चौके छक्के लग रहे हैं, एक दूसरे देश के खिलाड़ी एक साथ खड़े हैं, फोटो खिंचवाई जा रही है, तो फिर उन शहीद परिवारों को क्या महसूस होगा अपने देश और अपने सरकार के प्रति? शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा, मोहम्मद इम्तियाज, पवन कुमार, सुनील कुमार, दीपक चिमनखम, मुरली नायक, दिनेश शर्मा, राम बाबू प्रसाद, इन सब की आत्मा किस दर्द से गुजरेगी कि जिस देश ने इन्हें शहीद कर दिया, उसी देश के साथ इनका देश क्रिकेट खेलने को आतुर है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि खेल है, होने दो। अपने स्क्रीन पर इस लिस्ट को भी देख लीजिए। ये वो 26 नाम है जो पहलगाम की घटना में मारे गए।
गए। इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हैं। आप चाहें तो स्क्रीन को रोक करके वीडियो को पॉज करके एक एक नाम पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कई राज्यों के नाम मिल जाएंगे। क्या इन राज्यों की जनता अब सब कुछ भूल गई है? हमारे यहाँ परिवारों में किसी की मौत हो जाए तो कम से कम 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता, खुशियां नहीं मनाई जाती, मातम चलता है। मगर यहाँ देखिए, जिस दुश्मन देश ने हमारे लगभग 50 लोगों की हत्या कर दिया, इस देश के साथ, उसी देश के साथ हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। सवाल है कि अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या घट जाएगा, भारत का क्या नुकसान हो जाएगा, और यदि कोई बड़ा नुकसान है तो उसे बताना चाहिए। और फिर जब आतंकवाद के साथ साथ क्रिकेट चल सकता है तो इसी पाकिस्तान के साथ व्यापार क्यों नहीं हो सकता, सार्क की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और 200% ड्यूटी लगा दिया। अनुच्छेद 370 के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सारे औपचारिक और द्विपक्षीय रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। वैसे ये सवाल दोनों देशों और वहां की सरकारों से है, जनता को पूछना चाहिए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अब दोनों के बीच कोई भी बड़ा व्यापार नहीं होता, कम से कम औपचारिक रूप से नहीं होता है, तीसरे देश के माध्यम से व्यापार चलता है। तो अब सवाल यह है कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, खुद अमित शाह कहते थे कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं होगी, वो लोग क्रिकेट खेलने को कैसे तैयार हैं? यानी पिताजी कह रहे हैं कि आतंकवाद के साथ साथ बातचीत नहीं चलेगी और बेटा उसी देश के साथ क्रिकेट खेलता है, यानी खिलवाता है। सवाल ये भी है कि जब क्रिकेट खेला जा सकता है तो व्यापार भी कर लो भाई। हम दुश्मन के साथ तो खेल खेलते नहीं है, दोस्तों के साथ खेलते हैं ना। यानी जब खेल हो रहा है यानी दोस्ती हो गई है, और दोस्ती हो ही गई है तो व्यापार भी करो, जिससे हम जनता को भी कुछ लाभ मिले। सोचिए, भारत और पाकिस्तान यदि दुबई और यूएई के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, अपना सामान यहाँ वहाँ भिजवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है महंगा पड़ रहा होगा। दोनों देशों की जनता महंगाई से करा रही है, हर जगह महंगाई है, तो व्यापार डायरेक्ट शुरू करो, कम से कम जनता को लाभ मिले। सारा लाभ खाली अमित शाह के बेटे को ही क्यों मिलना चाहिए, और सरकार में बैठे लोगों को ही क्यों मिलना चाहिए? क्रिकेट खिलवाने वालों को क्यों मिलना चाहिए? सट्टाधारियों को क्यों मिलना चाहिए? आपने आतंकवादी हमलों का हवाला देकर सार्क जैसे महत्वपूर्ण मंच को तबाह कर दिया। सालों से कोई बैठक नहीं किए, आपके सारे क्षेत्रीय देश चीन के पाले में जाकर लुढ़क गए और आप खुद भी लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, और अब उसी आतंकवादी देश के साथ मैच भी खेलने को तैयार हो गए। सत्ता में बैठे लोग तो अपने फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, ये सबको पता है। मगर लोगों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ करे, तो कानून के कुछ छात्रों ने एक पीआईएल दाखिल कर दिया, और पीआईएल में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से उल्टा संदेश जाता है कि हमारे यहाँ जहां हमारे सैनिक अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वहीं हम उसी देश के साथ खेलने जा रहे हैं, जश्न मनाने जा रहे हैं, और आतंकवादियों को जो लोग पनाह देते हैं हम उनके साथ खेल खेलते हैं। यानी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है, यानी ये ज्यादा जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई तो याचिका ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि 14 सितंबर को ही तो मैच होना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको सुनिए। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से ही, यानी तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यानी बात सीधी है कि मैच पर रोक लगाने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ थी, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस याचिका पर जल्दी सुनवाई क्यों होनी चाहिए, किस बात की जल्दी है, मैच है, होने दीजिए। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि इसी रविवार को तो क्रिकेट होने वाला है, क्रिकेट मैच, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैच ही न है, होने दो, मैच वगैरह चलते रहना चाहिए। हर दिन एक पक्ष दूसरा पक्ष मैच होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी दुश्मन देश के साथ मैच खेलने से कोई गुरेज नहीं है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने हमारे लगभग 4 दर्जन नागरिकों को मार दिया, न जाने कितने दर्जन को घायल कर दिया, कितनी जिंदगियां तबाह कर दी, दुनिया भर में भारत की कितनी बदनामी हुई, उन लोगों के साथ जब हम मैच खेल सकते हैं और किसी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, तो फिर आए दिन उसी पाकिस्तान के नाम पर उसी का डर दिखाकर वोट का कटोरा लिए काहे घूमते हो, वो भी बंद कर दीजिए। सवाल ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट सत्ता से सवाल करने को लेकर राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति की जांच कर रहा था, वही सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह की राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं जांच पाया? क्यों नहीं कह पाया कि यदि आप राष्ट्रभक्त होते तो दुश्मन देश के साथ मैच नहीं खेलते? क्यों नहीं कह दिया कि इस तरह का फैसला करने से पहले आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, उन जवानों के बारे में सोचना चाहिए मोदी सरकार जिन्होंने भारत के लिए, भारत की भूमि की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो पहलगाम के आतंकवादी हमले में मारे गए, उन विधवाओं के बारे में सोचना चाहिए जिनकी कोई गलती नहीं थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया। और फिर वो लोग कहां चले गए जिनकी रगों में सिंदूर बहता था?
कहाँ गए वो झूठ के विश्वगुरु जो बिहार में जाकर कह रहे थे कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। सवाल है कि सिंदूर अब भी बह रहा है या जम गया, या फिर उस सिंदूर को बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया क्रिकेट मैच में होने वाली कमाई के लिए। सिंदूर के नाम पर घूम घूम के वोट का कटोरा फैलाने वाले अब चुप क्यों हैं? चुनावी राज्य में जाकर रगों में सिंदूर बहाने वाले लोगों की रगों में अब क्या सिर्फ पैसा बहने लगा है? आप तो सब जानते हैं कि क्या और क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री पर अभी आएंगी, मगर उससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट देखिए। पिछले दिनों ज्ञानेश कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने आए थे तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेकर कह दिया कि क्या माताओं बहनों का वीडियो साझा करना चाहिए क्या? बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे, एकदम अव्वल दर्जे की। मगर अब देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हुए सबका वीडियो और फोटो चुनाव आयोग ने लोगों को दुनिया के सामने रख दिया। इसे लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि ज्ञानेश कुमार जी ध्यान दीजिए, मैं भी एक महिला हूं, संसद भवन में अपना वोट डाल रही हूं और आपके आधिकारिक फोटोग्राफर और अन्य पत्रकार भी, तमाम मीडिया कर्मी फोटो खींच रहे हैं। सच कहूं तो ज्ञानेश कुमार जी, अगली बार हमें अपनी बकवास से बचा लीजिएगा, बहुत हो गया। वैसे यहाँ फार्मूला एकदम साफ है, जहां फलाने की जीत तय होगी वहां सीसीटीवी फुटेज भी सामने होगा, तमाम वीडियो तस्वीरें सामने होंगी, सारे आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। जहां जीत में संशय होगा वहां पर सब कुछ छिपा लिया जाएगा। वैसे छिपाने के लिए तो हुजूर के पास तमाम देशों के नाम भी हैं। पिछले दिनों इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से बात हुई और दोहा में हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य के संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है, क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और सभी रूपों में अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है। यानी हुजूर इसकी निंदा कर रहे हैं, यानी हुजूर ने चिंता व्यक्त कर दी हमले की, लेकिन निंदा किसकी कर रहे हैं हमला करने के लिए ये नहीं लिखा, खाली हमले की निंदा कर रहे हैं। हमला किसने किया उसका नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। अब याद करिए, चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया, कथित रूप से 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की। खुद हमारे सैन्य अधिकारियों ने ये बात बताई। यानी चीन खुली दुश्मनी कर रहा है भारत से, फिर भी हुजूर ने चीन को क्लीन चिट दे दिया, और क्लीन चिट देने में भी नाम नहीं ले पाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कितने महीनों से टॉर्चर कर रहे हैं, एक के बाद एक धमकी देते हैं, मगर हुजूर तब भी अमेरिका और ट्रंप का नाम नहीं ले पाए। इसे लेकर वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन ने लिखा कि ये व्यक्ति और इनकी अगुवाई वाली पूरी टीम राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण है। दुनिया के अन्य देशों के विपरीत भारत ने केवल चिंता व्यक्त की है, बल्कि कतर पर हुए अवैध इजरायली हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया। यानी हमले की चिंता है, लेकिन किसने गलत किया, जिसने गलती की, गलत तरीके से हमला किया, उस इजराइल का न तो नाम ले पाए न ही उसकी निंदा कर पाए। 24 घंटे के बाद जब संभवतः हुजूर को यह पता चला कि कतर के लोग नाराज हैं, तो फिर संभवतः इन्होंने फोन किया और कतर के भाईचारे वाले राज्य के संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। लेकिन एक बार फिर मोदी ने उस उल्लंघनकर्ता का नाम लेने और उसे शर्मिंदा करने से इनकार कर दिया। यानी इजराइल का नाम नहीं लिया और न ही इजराइल के बारे में कुछ कहा। इजराइल ने कतर में हजारों भारतीयों की जान को भी खतरे में डाल दिया है, मगर हुजूर से इजराइल का नाम नहीं लिया जा रहा है। सवाल है कि आप न तो चीन का नाम ले पाते हैं, न अमेरिका और ट्रंप का नाम ले पाते हैं, इजराइल का नाम भी नहीं ले पाते हैं, खाली इशारों इशारों में बतियाते हैं। ये डर नहीं तो क्या है? और यदि डर है तो किस बात का डर है? आप दर्शक अंदाजा लगाते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए और बताइए कि दुश्मन देश के साथ ऐसे वक्त में क्रिकेट खेलना कहां तक ठीक है। और जो लोग खुद को सनातनी कहते हैं, क्या वो सनातन की संस्कृति को भी भूल गए? कम से कम एक साल तो मातम मना लेते, एक साल बाद जश्न मनाते, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप न तो सच्चे सनातनी बनकर रह पाए, न तो देशभक्ति दिखा पा रहे हैं। कभी भी किसी भी दुश्मन को गले लगा लेते हैं, गले पड़ जाते हैं, किसी के साथ खेल खेलने लग जाते हैं। वैसे आप लोग बताइए, पाकिस्तान के साथ ऐसे वक्त में मैच खेलने पर क्या हमारे शहीदों का अपमान नहीं है? पहलगाम में मारे गए लोगों का अपमान नहीं है? क्या ये भारत के खून का अपमान नहीं है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।